आपका स्वागत है। खास मेहमान हमारे साथ है और 5 बज चुके हैं, यानी मतदान का जो वक्त था वो औपचारिक तौर पर खत्म हो चुका है। लेकिन जो लोग कतारों में खड़े हैं, जो लोग लाइंस में लग चुके हैं 5 बजे से पहले, 5 बजे तक वो लोग अपने मत का इस्तेमाल कर सकते हैं। और वोट परसेंटेज टोटल कितना रहता है उसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना होगा। लेकिन 70% मतदान हो चुका था 4:30 बजे तक, तो ऐसे में उम्मीद की जा सकती है कि ये वोट फीसदी 75% के पार जाएगा, 80 को छू सकता है। बहरहाल हमारे तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं पहले अत्री जी आपके पास आ रहा हूं। ऐसी क्या स्ट्रैटेजी थी, क्योंकि आज तक आईएनएलडी की ऐसी स्ट्रैटेजी देखने को नहीं मिली कि आप कोई रैली नहीं करेंगे, कोई बड़ी जनसभा नहीं करेंगे और उसके बावजूद आप लोग कह रहे हैं कि आप जीतने वाले हैं। देखिए, पहली चीज तो ये है कि ये बाई इलेक्शन है, उपचुनाव है। और उपचुनाव जब भी इंडियन नेशनल लोकदल लड़ती है, इंडियन नेशनल लोकदल की भी और बहुजन समाज पार्टी गठबंधन की एक नीति यहां पे रही और वो इंडियन नेशनल लोग पहले भी अडॉप्ट करती रही उपचुनाव में कि मैन टू मैन कॉन्टैक्ट जो है वो महत्वपूर्ण है। और गठबंधन के सभी नेताओं ने मैन टू मैन कॉन्टैक्ट को तरजीह देते हुए, चाहे अभय सिंह चौटाला जी हैं, चाहे बीएसपी के मेघराज जी थे, प्रकाश भारती जी, तो सबने, अशोक अरोड़ा जी, सबकी ये ड्यूटी थी कि मैन टू मैन कांटेक्ट किया जाए, मतदाता तक सीधा पहुंचा जाए और अपनी बात मतदाता को समझाई जाए। वो ज्यादा इफेक्टिव रहेगा बजाय किसी तरह की रैली करने की। और इस पॉलिसी को अडॉप्ट किया और उसका रिजल्ट भी हमें बहुत पॉजिटिव मिला, क्योंकि हम शुरू से उपचुनाव में ऐसा हमारा करना रहा है। अब यहां पे देखिए 2 चीजें थी जो बहुत महत्वपूर्ण थी। देखिए, चुनाव लड़ने की हर राजनीतिक दल की अपनी स्ट्रेटजी होती है। कुछ हो हल्ले पे विश्वास रखते हैं, कोई बहुत बड़ा ड्रामा करने पे विश्वास रखते हैं, डिपेंड करता है हर राजनीतिक दल का। लेकिन बहुजन समाज पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल ने जब ये चीज महसूस की कि वहां की जनता के अंदर इस बात के लिए बहुत बड़ी रिजेंटमेंट है कि राजनीतिक दलों ने वहां के लोकल कार्यकर्ताओं या लोकल जनता को इग्नोर किया, दरकिनार किया, बाहर से उम्मीदवार लाके थोपने की कोशिश की। देखिए, अब हो क्या रहा है, भारतीय जनता पार्टी सवाल आपसे इसलिए था क्योंकि रैलियों का स्थल कहा जाता है जींद, और जींद में इतनी बड़ी बड़ी रैलियां हुई है जिनके उदाहरण दिए जाते हैं सालों साल। हाँ, बिल्कुल। उस लिहाज से आप रैलियों में नहीं गए, उस लिहाज से आप रैलियों में नहीं गए, ये बड़ी बात है। इससे एक कदम आगे बढ़ते हैं। बताता हूं, प्रदेश स्तर की रैली हम करते रहे हैं, चुनाव से पहले होती रही है। चुनाव के बीच में तो सब लोग बहुत बिजी होते हैं और मैन टू मैन कॉन्टैक्ट बहुत प्रभावी रहता है, हम करते रहे हैं। लेकिन ये उपचुनाव है, एक लोकल चुनाव है, इसलिए मैं ये बात कह रहा हूं। और जो बात करने लगा था, देखिए, अब भारतीय जनता पार्टी बात तो करते हैं कि साहब हमने विकास की बात, लेकिन जब विकास की भारतीय जनता पार्टी बात करती है तो जींद में आके देखने को पता लगता है कि साहब जींद तो बहुत बुरे हालात के अंदर है, सरकार ने 4.5 साल में कुछ किया नहीं है। उसी तरह से अब जैसे ये जेजेपी वाले मित्र है, ये कहते हैं प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स, लेकिन जब जींद के बीच में जाके देखते हैं तो केवल झूठ और भ्रम, इसके ज्यादा कुछ भी नहीं है। अब कांग्रेस, जिस तरह रणदीप जी कह रहे थे कि बदलाव की करते हैं, लेकिन उम्मीदवार आपके पास है नहीं है। तो ये कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिन्होंने गठबंधन के उम्मीदवार को एक तरह की ताकत दी। हमने जनता को जाके बताया कि लगातार आपका प्यार और भरोसा हमें इसलिए मिला क्योंकि जब इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार थी, जींद के लिए काम किए गए, तभी लगातार 2 बार हमारा उम्मीदवार जीत के आया वहां से। हम तीसरी बार ये उम्मीद करते हैं कि जींद की जनता हमें वही स्नेह और प्यार दे। ठीक है, मैं वापस आपके पास आऊंगा और मैं आपसे सवाल उस वक्त ये करूंगा कि आपके जो उम्मीदवार है उनके पास वोट फीसदी कितना जा सकता है, वो भी तब जब कंडेला खाप के प्रधान ने बीजेपी को समर्थन दे दिया है। उस पर मैं समझना चाहूंगा थोड़ी देर बाद। रणदीप सुरजेवाला का सवाल मैं केवल ढींगरा जी आपसे कर रहा हूं। सवाल मैं आपको बता चुका हूं पहले ही कि वो चुनाव वाकई में लड़ना चाहते थे, उनकी दिली इच्छा थी, या फिर उन्हें लड़वा दिया गया। उसे जो बीजेपी है वो एक षड्यंत्र के तौर पर भी उनके लिए देखती है और चुटकी भरे अंदाज में कह लें या फिर मजे लेने के अंदाज में कह लें, रामविलास शर्मा जी मजे भी ले लेते हैं। नहीं, देखिए, रामविलास शर्मा जी बीजेपी से हैं तो वो मजे लेंगे ही, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूंगा हमारी जो टिकट है वो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी तय करती है, जिसमें हमारे कई लोग थे, जिसमें बाद में ये लास्ट फाइनल हुआ कि रणदीप सुरजेवाला जी वहां से लड़ेंगे। तो ये हमारा एआईसीसी का ही फैसला पहले चलता रहा है। वहां पर भी तो आप ही के लोग थे, भूपेंद्र सिंह हुड्डा थे, कुमारी शैलजा थी, अशोक तंवर थे, सभी के आप किसी कैंडिडेट पर आकर नहीं रुक पा रहे थे, इसलिए सुरजेवाला जी का नाम आ गया। और उनके लिए विधायक बनना दोबारा कोई बहुत बड़ी उपलब्धि तो है नहीं, उस लिहाज से ये सबके लिए चौंकाने वाला फैक्टर था। देखिए, ये आपको चौंकाने वाला फैक्टर जरूर लगता होगा, लेकिन हमारी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी में जब मीटिंग होती है तो जितने दिग्गज होते हैं हरियाणा के वो सभी एआईसीसी में होते हैं और वहां बात होती है सारी चीज की। और वहां से ये फाइनल हुआ कि रणदीप सुरजेवाला जी जो है वो चुनाव लड़ेंगे और बाकी सबसे भी बात हुई कि सभी लोग वहां पे जाएंगे। तो आपने देखा होगा सभी लोग वहां पे गए और सभी ने उनके लिए चुनाव के लिए पूरा जोर लगाया। और जहां तक काम की बात है तो मैं अभी पूछना चाह रहा था इनसे, ज्ञानचंद गुप्ता
आजादी से इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया कि इन्होंने कोई वो काम ठप क्यों किए। लेकिन ये विकास की बातें तो सारे ए टीम भी, बी टीम भी और बी प्लस टीम भी कर रही है, लेकिन ए और बी प्लस टीम कुछ को ये जवाब नहीं दे रही कि उन्होंने अपने टाइम और अपने कार्यकाल के अंदर कौन सा काम किया। अभी दीप कमल जी कह रहे हैं कि वरिंदर सिंह ने ये काम नहीं किया, 5-4 मंत्री थे उन्होंने ये काम नहीं किया। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि 4.5 साल में बीजेपी के साथ एलाई रहे, दुष्यंत जी चौटाला साहब के ग्रुप से चुनाव लड़े, जब इन्होंने देखा था कि बीजेपी और चौटाला साहब काम नहीं करते वो तो इन्होंने एनएलडी से चुनाव क्यों लड़ा? एनएलडी से आप पूछ सकते हैं वो, ठीक है, मैं इसी का जवाब। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं, ये जो बीजेपी नहीं, मेरी सवाल है फिर आखिरी 30 सेकंड, आखिरी 30 सवाल के लिए मैं हूं, एंकर मैं हूं, पहले एंकर मैं हूं, मैं आपको साफ कर देता हूं, आप कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, आप कांग्रेस की बात कीजिए, सवाल मैं पूछूंगा, सवाल मैं पूछूंगा। हम विकास के नाम पे वोट मांग रहे हैं, मैंने इनसे पूछा इन्होंने क्या विकास किया, एक ईंट लगाई हो तो बताएं। चलिए ठीक है, जो इससे आगे बढ़ेंगे, कांग्रेस ने किए। ठीक है, अब मैं ज्ञानचंद गुप्ता जी आपके पास आ रहा हूं। वोट परसेंटेज को जब हम देखते हैं तो कहने को तो आपको समर्थन मिल गया कंडेला खाप के अध्यक्ष का, लेकिन क्या आपको लगता है जब वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट खड़े हुए तो 8 से 9 हजार वोट्स वो खुद जीत गए, टेकराम की मैं बात कर रहा हूं, उन्होंने आपको औपचारिक तौर पर समर्थन तो दे दिया, लेकिन क्या पूरी कंडेला खाप की तरफ से आपके पास वो वोट प्रतिशत आने वाला है? अगर आता है तो एक बड़ा मार्जिन आपके पास आ जाएगा, लेकिन आपको क्यों लगता है कि वो आएगा? क्योंकि वोट तो छिटकेगा। हम अगर दूसरी तरफ एनएलडी की बात करते हैं तो उनके पास भी वो समर्थन तो है। देखिए राजी, कंडेला खाप के जो प्रधान है टेकराम जी, उन्होंने हमें समर्थन दिया है, और जब कोई भी इंडिविजुअल कैपेसिटी में उन्होंने कहा कि मैं समर्थन दे रहा हूँ, लेकिन जो भी कोई प्रधान बनता है उसकी कुछ फॉलोइंग होती है, उसके कुछ लोग होते हैं, उसके कुछ समर्थक होते हैं जो जिनकी वजह से वो प्रधान रहते हैं, और लोगों का ये भी एक सोच होती है कि ये व्यक्ति सबको साथ लेकर के चल सकता है, ये व्यक्ति अपनी जो संस्था है उसको ठीक रख सकता है, तो वो एक उसके बारे में पॉजिटिव सोच होती है। जब कोई भी अध्यक्ष या कोई भी निर्णय लेता है तो वो सोच जो लोगों के अंदर भी जाती है कि जो हमारे अध्यक्ष ने निर्णय लिया है वो एक पॉजिटिव निर्णय लिया है, हमें भी उसके साथ के अंदर, क्योंकि एक खाप के अंदर अलग अलग विचारधारा के लोग भी हो सकते हैं, दूसरी विरोधी पार्टियों के भी हो सकते हैं, इसलिए वो कोई डायरेक्टिव अपनी तरफ से नहीं दिया। उन्होंने कहा कि अपनी जो इच्छा है, अपना जो मत है उसके अनुसार आप वोट कीजिए, और उसका बहुत बड़ा हिस्सा भारतीय जनता पार्टी को मिलने वाला है। उन्होंने अपनी इच्छा के हिसाब से वोट डालने की बात, लेकिन मेरा सवाल ये था ज्ञानचंद गुप्ता जी कि हाथी नहीं उन्होंने कहा ज्ञानचंद जी मेरा व्यक्तिगत समर्थन, ज्ञानचंद जी कहा मेरा सवाल ये था कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और ना हो जाए, और अगर ऐसा हुआ तो आपके कैंडिडेट के लिए समस्याएं बढ़ सकती है, क्योंकि एनएलडी के पास बसपा का साथ है, वहां से भी वोट मिलेगा, और अगर कंडेला खाप वाला जो वोट है वो भी चला जाता है तो फिर मुश्किलें बढ़ने वाली है। नहीं देखिए राज जी, मैंने आपको पहले कहा कि भारतीय जनता पार्टी कोई एक बिरादरी के ऊपर या एक खाप के ऊपर डिपेंड होकर के चुनाव नहीं लड़ती, वो 36 बिरादरी को साथ लेकर के चुनाव लड़ती है। नाराज करने की मूड में नहीं थे, लेकिन आप विद इन बीजेपी बहुत से लोगों को नाराज कर गए। देखिए पार्टी के अंदर सभी चीजों के ऊपर विचार होने के पश्चात ही कोई एक आध व्यक्ति को टिकट मिलना है। टिकट के लेने वाले तो 20 हो सकते हैं, लेकिन जब एक टिकट एक व्यक्ति के तय हो जाता है तो फिर सारी पार्टी पीछे लग जाती है, और हमारी पार्टी तो एक कार्यकर्ताओं की पार्टी है, तो नेशनल पार्टी है, हमारी पार्टी नेशनल पार्टी होगा, कार्यकर्ता आधारित पार्टी है, जींद का रुख कर लेते हैं। जींद से दीप कमल सारन जुड़े हुए हैं, जेजेपी से मीडिया कोऑर्डिनेटर आप हैं। दीप कमल, अगर बात करें तो बहुत सी चैलेंज है, आप अगर तमाम पार्टीज को देखते हैं तो सामने कौन है वो बहुत अहम रहता है किसी भी कैंडिडेट के लिए। दिग्विजय युवा है और औपचारिक तौर पर इतने बड़े लेवल पर पहला चुनाव लड़ रहे हैं। दूसरी तरफ रणदीप सुरजेवाला है, कई चुनाव जीत चुके हैं, तत्कालीन मुख्यमंत्रियों तक को हरा चुके हैं। दूसरी तरफ आप देखते हैं तो बीजेपी है जिनके पास कहीं ना कहीं इमोशनल फैक्टर के साथ साथ और बहुत सी चीजें हैं, जिनके पिता पहले से यहां से जीतते रहे हैं। तो ऐसे में आपके पास क्या फैक्टर्स है कि यहां से वाकई में दिग्विजय जीत दर्ज कर लेंगे, इतने बड़े बड़े दिग्गजों को मात दे देंगे, क्यों लग रहा है? राज भाई, हमारे पास सबसे बड़ा फैक्टर है इन सभी जिनके आपने नाम लिए, ये जो दिग्गज हैं, अपने आप को अलग अलग तरीके से यहाँ के नेता कहते हैं, इनकी जींद के साथ नाइंसाफियां, इनका धोखा जो इन्होंने जींद के साथ किया वो हमारा सबसे बड़ा फैक्टर था, और उसी की वजह से लोग हमारे साथ जुड़ते गए। ये देखिए कि हमने 9 दिसंबर को जींद से पार्टी की घोषणा की थी और उसके कुछ 20 दिन बाद चुनाव घोषित हो गया था। उसके बाद हमारी टीमें यहाँ पर आई थी। जिस कॉलोनी में हम गए, लोग जैसे
यूं कर रहे थे कि अब मतलब हम किसी पे भरोसा करना चाहते हैं, हम किसी पे विश्वास करना चाहते हैं, आजमाना चाहते हैं किसी को जो आके हमारी इन गलियों को ठीक करवा दे, ये सीवर बनवा दे, हमारी ये जो स्ट्रीट लाइट है अंधेरे में डूबा रहता है शहर शाम के वक्त, वो ठीक करवा दे। सिविल अस्पताल में हमें कम से कम बुखार और पेट दर्द की तो ढंग से दवाइयाँ मिल जाएं, हर चीज़ के लिए रोहतक पीजीआई या चंडीगढ़ पीजीआई के लिए रेफर करने वाली पर्ची ना मिले बस वहाँ से। गंदगी के ढेर लगे पड़े हैं जींद शहर में, स्वच्छ भारत का बीच में माफी के साथ जो जींद में निकला हुआ है, बातें कर रहे हैं और जिस तरीके से कर रहे हैं मैं समझना चाह रहा हूं, ये जेजेपी की ही सोच है या फिर जब आम आदमी पार्टी का साथ मिला तो जो चीजें उन्होंने दिल्ली में की और जिस तरीके से प्रचार किया कुछ वैसा अंदाज नजर आ रहा है कि गलियों में चले गए, जाकर लोगों के सीवर को साफ करने में मदद करने लगे, गलियां जो गंदी पड़ी है उन्हें साफ करने में लग गए। ये स्टाइल तो आम आदमी पार्टी का है, ये खुद का था या फिर अडॉप्ट किया है? राज भाई, हम तो प्रचार कर रहे थे, हम तो लोगों से उनकी समस्याएं समझकर, उनको बताकर, उनका कारण बताकर, उनका समाधान बताकर अपने लिए वोट मांग रहे थे। आम आदमी पार्टी का साथ तो हमें मतदान से 4 दिन पहले 5 दिन पहले मिला है, चुनाव तो 20 दिन से चल रहा था। हमारी तो यही मुद्दे थे शुरुआत से ही हमारी। अगर आप सारी कैंपेनिंग देखेंगे, सारे जो होर्डिंग बैनर जो हमने लगाए, जो भी चीजें हमने लोगों के बीच में प्रचार के तौर पर भेजी, सबके अंदर सिर्फ जींद की समस्याएं थी। दूसरी बात जो आप एक बीच में पहले कंडेला का जो बार बार जिक्र हो रहा था, मैं बताना चाहूंगा आपको कि मैं इस वक्त जींद में हूं और जींद में भी कंडेला में हूं। कंडेला के पोलिंग स्टेशन पर हूं जहां पर 3 बूथ हैं और यहां पर अभी भी जो है लोग लाइनों में लगे पड़े हैं। इतना जोश है लोगों में। मैं करीब 4 घंटे से यहां पर हूं। हर आदमी को वोट डालने के लिए आधे से पौने घंटे का इंतजार करना पड़ रहा है। किन कारणों से ये वोटिंग इतनी जो पोलिंग है इतनी धीमी चल रही है, क्या वजह है कि इतनी वक्त लग रही है? गाँवों में खासतौर से बहुत पोलिंग स्लो हुई है और अभी भी लंबी लाइन यहाँ पर लगी हुई है। कंडेला खाप का जो बीच बीच में जिक्र हो रहा था, जिस दिन मुख्यमंत्री वहाँ आए थे उनके घर पर, मैं वहाँ पर मौजूद था और टेकराम कंडेला जी से हमने उसके बाद आराम से बात भी की थी। उन्होंने ये साफ कहा था कि मैं व्यक्तिगत तौर पर बीजेपी में हूं, मैंने बीजेपी ज्वाइन की थी 26 नवंबर को और उसके बाद से मैं बीजेपी में हूं। बस मैं हूं या मेरे कुछ जो साथी है, मेरे जो समर्थक हैं वो है, उसका कंडेला खाप से कोई लेना देना नहीं है। साफ कहा था टेकराम कंडेला जी ने कि कंडेला खाप या कोई भी खाप राजनीतिक रूप से ना किसी को समर्थन देती है, ना किसी का इस तरीके से विरोध करती है। उन्होंने कहा था कि मैं बीजेपी में हूं और मुझे टिकट देने का वादा करके, टिकट देने की बात अगर बीजेपी ज्वाइन करवाई गई थी, वरना मैं कोई इतना कच्चा राजनीतिज्ञ नहीं हूं कि आखिरी साल में, सरकार के आखिरी साल में, 5वें साल में अपनी जो है एक पार्टी बदल लूंगा या किसी पार्टी को ज्वाइन कर लूंगा। उनके साथ धोखा किया। सुरेंद्र बरवाला मुश्किल वक्त में अपनी पार्टी छोड़कर पिछले बार यहां पर चुनाव लड़ने आए थे, उनको इंतजार खाली हाथ छोड़ दिया। ये जो आप दोनों पार्टियों का हाल देखेंगे, मैं जानना चाहता हूं, आपको लग रहा है कि जो टेकराम कंडेला का वोट बैंक रहा है, क्योंकि जब इंडिपेंडेंट भी लड़े तो अच्छा खासा वोट उन्होंने लिया, वो जेजेपी को मिल सकता है? और कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो जेजेपी की तरफ मुड़ सकते हैं? क्योंकि सबके पास किसी ना किसी का साथ है। आम आदमी पार्टी का साथ आपके पास है, लेकिन कुछ ज्यादा ग्राउंड वर्क करके उनके पास वोटिंग परसेंटेज हो ऐसा फिलहाल नहीं दिखता। मैं समझना चाह रहा हूं, अगर है आपके पास तो आप जरा समझा दें वो। मैं बिल्कुल आपको थोड़ा सा विस्तार से बताऊंगा। देखिए, इंडियन नेशनल लोकदल को तो आप इस मुकाबले से कहीं दूर ले जाइए, बहुत दूर। ये सिर्फ 72 घंटे का खेल है। जब आपको ये शेखी भगारना या ये जो घपोर शंख आपको सुनाई दे रहे हैं, ये 72 घंटे में आपका भी पीछा छूट जाएगा, हमारा भी, हरियाणा की जनता का भी। 31 तारीख। प्रवीण अत्रे जी, आपकी बहुत ये आदत है, आप बीच में बोलते हैं, मुझे पता था बोलेंगे, आप चुप रहिए थोड़ी देर। चलिए ठीक है, आप पूरा कर लीजिए, इनके पास में फिर जाऊंगा। आप पूरा करें। 31 की शाम के बाद ये संकट नहीं रहेगा। 31 की शाम के बाद ये संकट नहीं रहेगा। जमानत जब्त करने के लिए, होने के लिए जितने वोट चाहिए होते, उसे आधे वोट मिलने वाले हैं और हमसे 5वां हिस्सा यानी 5 गुना जेजेपी को आपसे वोट मिलेंगे 31 तारीख को। दावा कर रहा हूं मैं ये। दूसरी बात, आप जैसे बीजेपी की आप आंकड़ा समझा दें। देखिए, सुरेंद्र बरवाला को इन्होंने चुनाव कैंपेन शुरू होने के 10 दिन बाद मना पाए किसी तरीके से, और उसके बाद ज्ञानचंद गुप्ता जी से पूछ लीजिए कि सुरेंद्र बरवाला जी ने कहां प्रचार किया है, कहां पर उन्होंने जाकर वोट मांगे हैं, कहां पर उन्होंने जनसभाएं या नुक्कड़ सभाएं की हैं। मैं भी जानना चाहता हूं। टेकराम कंडेला जी ने कौन से गांव में जाकर कब मुख्यमंत्री की या किसी हरियाणा सरकार के कैबिनेट मंत्री की, धनखड़ साहब की, कैप्टन साहब की किसी की सभा करवा दी है, वो मैं जानना चाहता हूं। इन दोनों नेताओं ने औपचारिकता के तौर पर किसी लिहाज में, क्योंकि दबाव, हर मंत्री जाकर बैठ गया, मुख्यमंत्री जाकर बैठ गया, एक शर्म होती है, एक लिहाज होता है कि ठीक है हम ऐन वक्त पर पार्टी ना छोड़े जिसके साथ हम थे, तो वो चुपचाप मान गए थे। कोई उनमें से वोट मांगने नहीं गया है।
कांग्रेस पार्टी से आप पूछ लीजिए कि जयप्रकाश जी के बेटे की टिकट अंतिम तौर पर कटवाने वाले इस पार्टी के नेताओं ने, जिन्होंने पहले जयप्रकाश की कटवाई थी कलायत में, उन्होंने अब उनके बेटे की कटवा दी। जयप्रकाश जी ने कहां कहां कैंपेन किया है वो मैं जानना चाहता हूं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा, इतना महत्वपूर्ण चुनाव है कांग्रेस पार्टी के लिए, 20 दिन का कैंपेन था, 20 दिन में से कितने दिन आए हैं, बाकी नेता कितने दिन आए हैं और कितनी दिलचस्पी से उन्होंने प्रचार किया है, ये आपको सामने दिख जाएगा। हमें भी इस बात की आशंका थी कि रणदीप सिंह सुरजेवाला एक सुलझे हुए और मंझे हुए कद्दावर नेता हैं, वो जब चुनाव मैदान में उतरेंगे तो हर किसी के लिए बड़ी चुनौती पेश करेंगे। 4 दिन तक हमें इस बात का डर रहा था, लेकिन 5वें दिन से ये पता चल गया कि ये अकेले ही घूम रहे हैं, इनकी पार्टी का कोई नेता इनको नहीं जितवाना चाहता। और दूसरा बात, कांग्रेस पार्टी के लिए इस इलाके, चलिए ठीक है, कुल मिलाकर जेजेपी बहुत मजबूत है, ये कह रहे हैं आप। बड़े-बड़े नेता जो तमाम दिग्गजों के नाम आपने लिए, उनके जो वोट है वो जेजेपी को मिलने वाले हैं। देखिए, जेजेपी एक ऐसा विकल्प है जिसको लोग बड़ी उम्मीद के साथ देख रहे हैं और कुछ इस तरीके की नकारात्मकता ना हमारे साथ है ना हमारी बातों में है। हम सिर्फ जींद के विकास की बात कर रहे हैं। ये लोग इस बात को जानते हैं कि इस इलाके में कांग्रेस पार्टी में जो जो बड़े नेता होते थे उनको इन्हीं रणदीप सिंह सुरजेवाला और भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने निकलवाया है। मांगेराम गुप्ता कांग्रेस पार्टी से तो एक लाइन में डिफाइन करता हूं कि उम्मीदों की पार्टी वीरेंद्र सिंह कांग्रेस पार्टी से बाहर गए हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा की वजह से, आपको तो कंपटीशन तक में नहीं मानते और 5 गुना कम वोट आपको मिलने वाले हैं, ये तय है। देखिए, ऐसा है, जेजेपी के जहां तक मित्र हैं, इनकी ये समस्या है क्योंकि इनको सच्चाई का आभास हो चुका है कि ये इस वक्त मुकाबले से बाहर जा चुके हैं। देखिए, इनका दोगलापन कैसे नजर आता है। एक तरफ तो ये कहते हैं कि साहब हम प्रोग्रेसिव बात करते हैं, हम पॉजिटिव बात करते हैं, और दूसरी तरफ इन्होंने क्या गिनवाया कि जी कांग्रेस की ये कमी है इसलिए हमें फायदा है, बीजेपी की ये कमी है इसलिए हमें। अरे आपकी पॉजिटिवनेस क्या है उसके ऊपर आपको चर्चा करनी चाहिए। बीजेपी ने फला को टिकट देके वायदा करके मुकर गए, इसलिए वो नाराज है, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन आपने भी तो 6 लोगों को टिकट की टॉफी दे रखी थी, आपने उनको नहीं दी, उसका आप जिक्र नहीं करते। और जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, आप एक झूठ और भ्रम के दम पे चुनाव लड़ने की कोशिश कर रहे थे। झूठ और भ्रम क्या कि हमें चौटाला साहब का आशीर्वाद प्राप्त है। धन्यवाद करूंगा आपके चैनल का, सबसे पहले आपने चौटाला साहब का वो बयान लिया और चलाया कि किस तरह से चौटाला साहब ने जनता को स्पष्ट किया कि मैं देशद्रोही और धोखेबाजों का साथ नहीं देता। ये आपके चैनल का धन्यवाद इसलिए कर रहा हूं, पहली बार मैंने आपके एक्सक्लूसिव उसी पर था और हमारे पास और वो जो जब भ्रम और जनता के जो इन्होंने भ्रम फैला रखा था, जैसे ही वो भ्रम टूटा, दीप कमल जी यहां बताएंगे नहीं किस तरह से लोगों ने इनके झंडे डंडे उतार के फेंकने शुरू किए। सच्चाई ये हुई कि ये साहब इस वक्त 10,000 से नीचे आके खड़े हुए हैं। ये सच्चाई है। मैं 10 दिन वहां पे रहा हूं, खुद प्रचार में रहा हूं, प्रचार किया, जनता से मिला, लोगों से मिला, लोगों की बातें सुनी कि जो लोग ये कहते हैं कि साहब जो अपने दादा दादी का नहीं हुआ हमारा कैसे हो जाएगा, प्रवीण अत्रे जी, अगर आप 10 दिन यहां रहे हैं जिनकी जनता का कैसे हो जाएगा। जेजेपी के 10 कार्यकर्ताओं के नाम बता दीजिए। क्या जो ओम प्रकाश चौटाला की तरफ से, दीप कमल जी मैं आऊंगा आपके पास, मैं आऊंगा, जो बयान ओम प्रकाश चौटाला का आया या फिर कहें कि उनकी धर्मपत्नी का आया, उन बयानों के सहारे क्या लगता है एनएलडी की कश्ती पार होने वाली है? देखिए, आप ये बात तो मान के लिए चौधरी ओम प्रकाश चौटाला हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनकी एक बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग आप मान के चले। इस वक्त हरियाणा में अगर पॉलिटिकली सबसे बड़ी होने वाला है वो ओम प्रकाश चौटाला जी, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। राजनीतिक रूप से उनसे बड़ा कोई नहीं है इस वक्त फॉलोइंग के मामले में। अगर वो अपनी पार्टी का प्रचार करते हैं, स्वाभाविक है तो पार्टी को उसका फायदा मिलेगा। लेकिन मैं एक चीज इस पूरे प्रकरण में समझना चाह रहा हूं और मैं समझने के लिए जा रहा हूं ज्ञानचंद गुप्ता जी आपके पास। मुद्दे किसी भी जगह के लिए बेहद अहम रहते हैं, लेकिन इन चुनावों में सबसे पहला और बड़ा मुद्दा बना कि सुरजेवाला इस चुनाव में कूद गए। दूसरा मुद्दा बना कि आईएनएलडी और जेजेपी की कलह में बहुत सी चीजें घूम कर रह गई। और तीसरा मुद्दा बन गया ये कि ओम प्रकाश चौटाला किस तरीके से बयानबाजी दे रहे हैं अपने पोतों के खिलाफ। ये तमाम चीजें किसी भी जगह का विकास तो कम से कम नहीं कर सकती। ये तो मैं आप हम सब के सब समझते हैं। जरूरी ये नहीं था कि हम स्थानीय मुद्दों पर बात करते और जो जींद के लोग अपने आप को पिछड़ा समझने लगे हैं उनके लिए हम कुछ कर पाते। आपकी तो सत्ता है 4.5 साल से, क्यों नहीं हो पा रहा विकास? क्यों जींद की जनता अभी भी कह रही है विकास नहीं हुआ? साहब देखिए राज जी, मैं आपको बताना चाहूँगा, मेरी ये अपनी मानना है कि आज जो परिवार की पार्टियां हैं उनका युग खत्म हो चुका है। पारिवारिक पार्टियां एक ये जो ये सामने से जा रही हैं। शुरू में रोक दे रहा हूं, वो इसलिए रोक रहा हूं क्योंकि वैसे तो आपने बात की हो चुका है उनका, लेकिन आपने कृष्ण मिड्डा को किस आधार पर टिकट दिया है? मैं समझना चाह रहा हूं आपसे। आपने इसलिए दिया है क्योंकि वो स्वर्गीय विधायक के जो वहां से पहले विधायक थे, पुत्र है। बिल्कुल, कैसे परिवारवाद खत्म हो गया है? परिवारवाद खत्म हो गया आज? नहीं, देखिए आज
किशन मिड्डा जी जो हैं वो इंडिपेंडेंट अकेले हैं, उनका कोई पीछे से कोई परिवार से वो नहीं है। उनकी डेथ होगी तो उनके बाद नेचुरली कोई ना कोई तो आएगा ना, परिवार से आएगा। तो बढ़ रहा है, परिवार के अंदर भी कोई बिजनेस थोड़ी ना है। नहीं, परिवार के अंदर देखिए राजीव, पिताश्री ने अगर जूतों का व्यापार किया तो बेटा भी जूतों का ही व्यापार करेगा। नहीं, मैं इसके अंदर देखिए राजीव, मैं हो रहा है, लेकिन ये एक परिवार के अंदर भी, एक पार्टी के अंदर भी अगर मैं सक्रियता से काम कर रहा हूं, मैं समाज की सेवा कर रहा हूं, मैं लोगों की सेवा कर रहा हूं, तो क्या मेरा हक नहीं है कि मैं उस चुनाव लड़ सकूं? और आज जो जिस प्रकार से परिवार की बात करते हैं, परिवार की बात तो ये है कि पहले चौधरी देवीलाल जी थे, फिर ओम प्रकाश चौटाला जी आ गए, फिर अजय चौटाला जी आ गए। मुद्दे कौन थे चुनाव? हाँ, तो समझे, मैं समझे नहीं। आज जो पारिवारिक पार्टियों का युग खत्म हो चुका है, और जिस प्रकार से ये जो परिवार की लड़ाई, आज परिवार की लड़ाई जो है वो एक राजनीतिक रूप धारण कर ली है। ये बहुत खतरनाक चीज है। जिस स्तर के ऊपर जाकर के जो टेप्स दिखाई जा रही हैं, जो उनकी ऑडियो क्लिपिंग दिखाई जा रही हैं, एक दूसरे के ऊपर दोषारोपण कर रहे हैं और एक दूसरे को दोषारोपण कर रहे हैं, मैं समझता हूं कि ये इससे कोई जनता का भला होने वाला नहीं। जनता का भला होता है जब काम होता है। 4.5 साल में क्या काम हुआ? बिल्कुल, मैं आपको बताता हूं काम जो हुआ है। आज जो कांग्रेस पार्टी के लोग कहते हैं, ये पिछले लगभग 2 बार तो सुरजेवाला जी मंत्री रहे, फुल फ्लेज मंत्री थे, उन्होंने क्या किया? आज इन्होंने जो यूनिवर्सिटी के नाम पर सिर्फ 2 कमरे बनाए थे, हमने उस यूनिवर्सिटी को बनाने का काम किया है। सड़कें इन्होंने शुरू नींव पत्थर लगाए, हम तो इनके पत्थरों की जगह काम करने का काम कर रहे हैं। केवल पत्थर लगा करके कांग्रेस के लोग भाई जो 10 साल के अंदर वो चले गए। आज जींद को 5 बड़ी मार्गों से जोड़ा गया है। जींद की कनेक्टिविटी जो है आज पूरे देश के साथ बनी है। आज चाहे वो वहां पर गलियों की बात है, चाहे वो नालियों की बात है, या और विकास की बात है, वहां पर सारे काम जो है भारतीय जनता पार्टी काम सबसे ज्यादा बहुत कराया। आप ऑन रिकॉर्ड देख लीजिए, आप ऑन रिकॉर्ड देख लीजिए कि जींद के अंदर भी उतना ही पैसा गया। विकास की दृष्टि से जींद के अंदर मिड्डा साहब का विधानसभा में वक्तव्य याद है आपको, जब मुख्यमंत्री जो कह रहे थे, मैं याद है, जनता मुझे रोती है, मैं आपको यहाँ रो रहा हूँ, याद है आपको वक्तव्य? मुझे याद है। कैसे कह सकते हो? नहीं, विधायक विधानसभा में ये बात कहने, देखिए क्योंकि सरकार ने कुछ नहीं किया, नहीं वहां पर उतना ही पैसा, केवल आपकी तरफ कर रहा हूं, सुरजेवाला उतना ही पैसा यहाँ पर हैवी कैंडिडेट के तौर पर देखे जा रहे हैं और हर कोई इस बात को मानता है, इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन जो अहम सवाल, जो आरोप लगातार लगते हैं कि जो विधानसभा की सिटिंग्स तक में नहीं पहुंचते, वो कैथल के बाद जींद का रुख करके वहां के लिए क्या बदल देंगे? उनके पास तो ऑलरेडी इतना काम है एआईसीसी का कि वो उससे ही फ्री नहीं हो पाते। कैथल में नहीं पहुंच पाए तो जींद में कैसे पहुंचेंगे? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जो बात कह रहे थे कि वो मंत्री रहे, बरिंदर सिंह मंत्री रहे और पहले 5 मंत्री रहे, मैं तो ये सवाल पर आप उसी में उलझ जाते हैं। देखिए, मैं ये कह रहे थे, मेरे सवाल पर सर, मैं उसी के ऊपर तो आ रहा हूँ। मेरी पूरी बात शुरू में एक वर्ड बोलता हूँ, राज जी आप बीच में बोल रहे हैं। मैं नहीं बोल रहा हूँ, बिल्कुल आपने सवाल पूछा तो जवाब चले गए। अच्छा, आप बताओ, मैं क्या जवाब दूं? मैं जवाब ये चाह रहा हूँ कि जो आरोप लग रहे हैं सुरजेवाला पर कि वो विधानसभा की सिटिंग्स तक में नहीं पहुंचते, यहाँ पर वो क्या बदलेंगे? कैथल पहुंचे वो, क्या वो जीत पहुंचेंगे? अगर जीत भी जाएंगे। राज जी दोबारा सवाल पूछ लिया, बोले उसी पे तो बोल रहा हूँ। मैं यही तो कह रहा हूं कि दीप कमल जी ने भी यही कहा, ये अपना ज्ञानचंद गुप्ता जी ने भी यही कहा, आप भी यही वर्ड बोल रहे हैं, तो मैं वही का ही जवाब दे रहा था ना। बोलिए तो सही। मंत्री जो है, जैसे बरिंदर सिंह हैं, वो पहले बरिंदर सिंह जो हैं कांग्रेस में मंत्री रहे, जो रणदीप सुरजेवाला पहले कांग्रेस में मिनिस्टर रहे। मैंने काम गिनाए ना कि ये इतने इतने काम किए, लेकिन आज जो बरिंदर सिंह जो है बीजेपी के अंदर सेंटर मिनिस्टर है, जींद के अंदर कौन सी ईंट लगाई? इन्होंने कहा हमने सड़कें बना दी, इन्होंने कहा हमने यूनिवर्सिटी बना दी, वो तो पहले ही बनी हुई थी। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ ढींगरा जी, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, मैंने इससे पूछा ढींगरा जी, फिर वहीं आ गए। मैं कहाँ कह रहा हूँ ढींगरा जी, मैं कहां कह रहा हूं कि चौधरी बीरेंद्र सिंह ने बहुत काम करा दिया। मैंने कहा कि चौधरी बीरेंद्र सिंह बहुत काम करवा चुके हैं, मैंने कहा ये।
मैं तो आपसे सवाल कर रहा हूं कि सुरजेवाला जो कैथल नहीं पहुंचे, जो सीधा आरोप उन पर लगता है, जींद पहुंचेंगे, करवा देंगे वहां का क्यों नहीं विकास? पहुंचेंगे? जब जींद से चुनाव लड़ रहे हैं तो हाँ, उस जींद पर से ही कहें काम आप, करेंगे ना। उस पर कहें। मैं आपको बता रहा हूं ना, वही बात। तो जब बोले देखिए, उसी पर बोले। बात विकास की है। बात यह है कि उस हमारे टाइम पे काम क्या हुए और अब क्या वो काम करेंगे, बात तो यही है। तो मैं इसी पे तो जवाब दे रहा हूं बोले। कि जब इनके टाइम में 4.5 साल में बरिंदर सिंह जी सेंटर मिनिस्टर होते हुए कोई काम नहीं हुए। कैथल में हमारे कितने काम हुए, वहां भी तो सुरजेवाला ही थे एमएलए। जब इतने काम कैथल में हुए तो वो अब जींद में भी होंगे। जब वो यहां से जीत के जाएंगे तो वो वहां का भी विकास करेंगे। और जितने काम हमारे टाइम पे, हुड्डा साहब के टाइम पे जींद के अंदर हुए, उसका जवाब इन्होंने किसी पैनल ने नहीं दिया। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, पत्थर लगाए, सिर्फ पत्थर लगाए, पत्थर लगा करके उसका काम तो हमने कंप्लीट किया। इन्होंने पत्थर लगाए, आज तक पत्थर लगाए। इतना हाइपर नहीं पत्थर लगाया, इतना कौन सा हाइपर नहीं जवाब आया? कोई जवाब नहीं आया। सड़कों का इनसे सिर्फ ये पत्थर पूछना लगाया चाहता हूं, इतना हाइपर नहीं होना है। थोड़ा शांत हो जाए। होता तो कृष्ण मिड्डा जो पिछली बार में एमएलए थे, उन्होंने विधानसभा के अंदर सवाल किया था। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक जाते हैं, शायद शांत हो जाए तब तक। छोटे से ब्रेक।